बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। आपको बता दूं कि इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। जी हाँ, जिससे आपकी समय की बचत होगी। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। दोस्तों बाढ़ की चपेट में लगभग आधा बिहार आ चुका है। जी हाँ, बिहार के 15 जिले इस बार बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और कई लोगों की अब तक जान भी ले ली जा चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की आपदा को देखते हुए बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक निर्देश में कहा कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी संभावित प्रभावित जिलों आपदा से निपटने की तैयारी रखें। मंत्री स्तर पर सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ जिलाधिकारी सिविल सर्जनों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। बाढ़ की वजह से जान माल की क्षति के साथ साथ जल जनित बीमारियों का खतरा भी होता है। इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग को अलर्ट किया गया है। जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जदयू केंद्र में के साथ यानी कि बीजेपी के साथ सरकार में है। जदयू केंद्र में है तो मोदी प्रधानमंत्री है। अगर जदयू हट जाते हैं तो फिर मोदी प्रधानमंत्री से भी हट जाएंगे। अब इसी का फायदा जदयू उठाना चाहती है। जेडीयू ने केंद्र सरकार को कहा कि आप हमें 30,000 करोड़ रुपए दीजिए, तभी बिहार का विकास होगा, हम बिहार का विकास करेंगे। 30,000 करोड़ रुपए से एलोकेशन की मांग की है। आपको बता दूं कि केंद्र की एनडीए सरकार की दूसरे सबसे बड़ी सहयोगी दल जेडीयू ने यूनियन बजट में बिहार के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मांग कर दी है। जदयू का कहना है कि इस पैसे से बिहार के प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि जदयू पार्टी की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पिछले महीने हुई बजट पूर्व मीटिंग में अपनी मांग के बारे में बताया था। इससे पहले एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दल टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए अगले कुछ सालों में केंद्र सरकार से 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता मांगी। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि टीडीपी और नीतीश कुमार की वजह से केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर ये दोनों हट जाते हैं तो मोदी प्रधानमंत्री से भी हट जाएंगे। तो ऐसे में ये दोनों इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फायदा ये अपने व्यक्तिगत नहीं बल्कि अपने राज्य को लेकर के। जय नीतीश कुमार भी पैसे मांग रहे हैं अपने राज्य में विकास करने के लिए और टीडीपी भी अपने राज्य में विकास करने के लिए मोदी से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास बिहार को बदलने का फॉर्मूला है। जी हाँ, खुले मंच से ही इसका ऐलान भी हो चुका है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार और उसकी गरीबी की समस्या को लेकर के चिंता जाहिर की है। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार को गरीबी से निकालने के रास्ते फिलहाल बंद है। जनसुराज के संस्थापक के मुताबिक गरीबी से निकलने का पहला रास्ता पढ़ाई है। गरीब का बच्चा पढ़ने गया पर वे वहां से खिचड़ी खा करके आता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि आप में से कुछ पैसे वाले हैं जो कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल, कोचिंग और फिर ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, जब फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। आप भले ही बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें मगर उसे आगे सरकारी कॉलेज में जाना पड़ता है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के स्कूलों में खिचड़ी बट रही है जबकि कॉलेजों में डिग्री बट रही है। जब पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो फिर कोई उसे डॉक्टर, इंजीनियर और फिर कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसे जीवन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। खेती का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इसे करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा। पंजाब हरियाणा के लोग तो खेती से राजा बन गए हैं, वहाँ आपके यहाँ से कम उपजाऊ जमीन है पर किसान पैसे कमा रहे हैं अच्छा खासा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में हालात इसलिए खराब है क्योंकि 100 आदमी में 60 आदमी के पास जमीन ही नहीं है। जहाँ आप खेती करेंगे कैसे? यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुई है, समाजवाद की बात हुई और फिर वोट लिया पर गरीब को जमीन नहीं दी। बिहार में शिक्षकों की तबादले को लेकर के नीति पर काम करना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर काम शुरू हो गया है। इसे लेकर के बनी कमेटी की पहली बैठक 11 जुलाई को होगी। शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण और फिर सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन जैसे मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। इस कमेटी का
इसी महीने 2 जुलाई को गठन हुआ था, जिसे रिपोर्ट देने के लिए 15 जुलाई का समय दिया गया। जब शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई है। जब कमेटी इस मामले के अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, अवकाश तालिका के निर्माण और फिर बिहार शिक्षा सेवा के कैडर के पूर्ण गठन पर भी रिपोर्ट देगी। जब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ और फिर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के स्तर से इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एक बड़ी खबर बिहार से सामने आई है। बिहार के 7 जिलों में आज बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ वज्रपात की भी अलर्ट जारी किया है। जहां बिहार के 7 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ पश्चिम बिहार और दक्षिण भागों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का ऑरेंज, जबकि उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिमी भागों के जिलों के 1-2 स्थानों के लिए वज्रपात एवं बूंदाबूंदी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज, अररिया, औरंगाबाद जिले में भारी बारिश के आसार हैं। इससे पहले कल बिहार के 30 जिलों में हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश हुई थी। इस दौरान सहरसा, मधेपुरा, रोहतास, भभुआ, कटिहार, औरंगाबाद, सिवान जिले के कुछ स्थानों पर 50 मिलीमीटर से अधिक पानी गिरा है, यानी कि बारिश हुई है। यह 21 जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर 13 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जबकि पटना के अधिकतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं हो पाया है। एक बड़ी खबर है कि बिहार में 6 दिन में 37 लोगों की जान चली गई है। जी हां, बिहार में मात्र 6 दिन में 37 लोगों की जान चली गई है। कैसे, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की जान गई है। वहीं पर 6 दिनों में करीब 37 लोगों की बिजली गिरने की वजह से जान गई है। जहां बिहार में करीब 37 लोगों ने बिजली गिरने की घटना से दम तोड़ दिया है। बिहार में बिजली गिरने से हर साल जान ज्यादा जाती है, जहां इस बार और भी ज्यादा संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें कि अध्ययन यानी कि रिसर्च से पता चला है कि बिहार के शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज जिले इस प्राकृतिक खतरे के प्रति सबसे संवेदनशील थे, जहां पर प्रति मिलियन जनसंख्या पर मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों और फिर भौतिकविदों के मुताबिक बिजली गिरने की घटनाएं 2 तरह की होती है। पहली बादल और जमीन के बीच तक, और दूसरी होती है बादलों के बीच। इस दौरान हाई वोल्टेज बिजली का प्रवाह होता है। इसके साथ एक तेज चमक और अक्सर गरज करक के साथ बिजली गिरती है। जब दुनिया में बिजली गिरने का औसत प्रति सेकंड 50 का है, यानी कि दुनिया में 1 सेकंड में 50 बार बिजली गिरती है। हमारे देश भारत में बिजली गिरने से लोगों के जान जाने के कारण चिंता का कारण बनी हुई है। विशेषज्ञ इस दिशा में कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है कि नेपाल ने 44 साल बाद कोसी बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए, जिससे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। जब नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद नेपाल में स्थित कोसी बैराज के रविवार को 56 फाटक खोल देने के बाद बिहार में कोसी नदी उफनाई हुई है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ का पानी कई गांव में घुस चुका है। इससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि कोसी नदी, जिसे बिहार का शौक भी कहा जाता है, यानी कि ये बिहार के लिए सांप के डंस जहर का काम करते हैं। जहां सांप के जहर जैसे काम करते हैं, जब भी बाढ़ आती है तब लोगों की जान ले ली जाती है। या उसमें जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि बिहार के लिए परेशानी की बात यह है कि इस बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी में जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक पिछले 44 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जुलाई महीने में तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी बैराज के से छोड़ा गया हो। जब सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में हालात ऐसे हो गए हैं कि नदी के अंदर बसे सैकड़ों गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भाग रहे हैं, घर द्वार छोड़ करके भाग रहे हैं और ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, पानी में बह गए हैं। कोसी नदी में जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों में लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है, वह सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। दूसरी तरफ उत्तर बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर बन गई है।
नीतीश कुमार चिराग पासवान पर अब मेहरबान हो गए हैं। जी हाँ, कल तक वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे थे और यहाँ तक कह दिए थे कि नीतीश कुमार हमारे पिता का अपमान किए हैं, इसलिए हम इस अपमान का बदला जरूर लेंगे और एक बेटा इस अपमान का बदला कैसे नहीं ले सकता है, कैसे सहन कर सकता है ये अपमान, इसलिए इस अपमान का बदला हम नीतीश कुमार को गद्दी से हटा करके लेंगे। लेकिन अब वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास जाकर के पैर छू रहे हैं, उसके गले पकड़ रहे हैं, उसको सत्ता में बैठने के लिए अब वादा भी कर दिए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कल तक वही चिराग पासवान नीतीश कुमार को कह रहे थे कि ये मेरे पिताजी का अपमान किया था, इसलिए एक बेटा अपने पिता का अपमान कैसे सहन कर सकता है। लेकिन अब वही चिराग पासवान बदल गए हैं। हालांकि चिराग पासवान के बदले जाने पर उसको इनाम भी मिला है। इनाम ये मिला है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये बंगला पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास था, यानी कि चिराग पासवान के चाचा के पास पशुपति पारस का ऑफिस था, लेकिन अब ये बंगला चिराग पासवान को दे दिया गया है, यानी कि नीतीश कुमार ने उनको तोहफा भी दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान का पटना वाला बंगला पार्टी दफ्तर वापस मिल गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के चचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोजपा तोड़ करके इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ऑफिस चल रहा था। जब बिहार की नीतीश सरकार ने इसे अब चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया है, जहाँ 2 दिन पहले चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से पूर्व में लोजपा को दिए गए इस परिसर का आवंटन पहले ही रद्द किया जा चुका है। यह परिसर पटना एयरपोर्ट के पास शहीद पीर अली खान मार्ग पर स्थित आवास संख्या 1 व्हीलर रोड स्थित है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आपको बता दें कि पूर्णिया रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज वोटिंग होनी है। आखिरी दिन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में भवानीपुर में रैली की। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार कलांधर मंडल के लिए बीजेपी नेता सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रचार करने पहुंचे थे। तेजस्वी ने अपने भाषण में दावा किया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इसका पलटवार करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि इस टर्म में तो क्या, अगले लोकसभा 2029 में भी मोदी ही वापस पीएम बनेंगे। रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर बलदेई हाई स्कूल मैदान में आरजेडी की रैली को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार आरक्षण विरोधी है। महागठबंधन सरकार ने जातिगत जनगणना कराई और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर 65% आरक्षण बनाने का काम किया है। अब मौजूदा सरकार ने कोर्ट जाकर के उस आरक्षण पर रोक लगाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में महंगाई और फिर बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसे निजात दिलाने का काम सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग ही कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में 19 जिलों के भीतर 13 पुल धराशायी हो गए हैं, लेकिन एनडीए सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करने के बदले कई बेकसूर जूनियर इंजीनियरों को बर्खास्त करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार सत्ता में नहीं रहकर भी आरक्षण विरोधी लोगों से लड़ती रही है और फिर हमेशा आरक्षण का पक्ष धर रही है। वर्तमान सरकार में शामिल सभी लोग बिहार के अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमेशा विरोध में काम किया है। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार सत्ता से बाहर रहते हैं तो फिर वोट लेने के लिए बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा की मांग करते रहते हैं। जैसे ही वे पलट करके सत्ता वाले दल में साथ चले आते हैं तो उनका बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा वाली याददाश्त समाप्त हो जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। वर्तमान सरकार के द्वारा हमारे उम्मीदवार बीमा भारती को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारों पर इनके पति और फिर नाबालिग बेटा को झूठे मुकदमे में फंसाने का कुतर्क किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लीक से हट करके कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो फिर आज हम आपको एक ऐसे बेहतर बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं। यह ऐसा कारोबार है जिसमें प्रतिस्पर्धा बहुत कम है। हम बात कर रहे हैं सुपारी की खेती की। जी हाँ, पूरी दुनिया में सुपारी का उत्पादन भारत में होता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का 50% सुपारी उत्पादन अकेले भारत में ही होता है। इसका इस्तेमाल पान, गुटखा से लेकर के धार्मिक कार्यों तक में होता है। सुपारी की खेती किसी भी मिट्टी में की जा सकती है। हालांकि इसके लिए दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। या इसके पेड़ नारियल की तरह 50 से 60 फीट ऊंचे होते हैं। ये 7 से 8 साल में फल देना शुरू कर देता है। जब एक बार इसकी खेती शुरू करने पर कई दशकों तक अच्छी खासी कमाई होती रहेगी,
खेत में सुपारी का पौधा लगाया जाता है उसमें जल निकासी की पूरी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, जब संभव हो कि कुछ जगहों पर जल भराव हो जाए। आपको बता दूं कि सुपारी के पौधों की खेती के बीज यानी कि नर्सरी तकनीक से पौधे तैयार करके की जाती है। इसके लिए सबसे पहले क्यारियों में बीज तैयार किए जाते हैं। जब ये बीज पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें खेतों में रोप दिया जाता है। आपको बता दें कि इसके लिए सबसे पहले क्यारियों में बीज तैयार किए जाते हैं। जब ये बीज पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें खेतों में रोप दिया जाता है। जहाँ भी ये पौधे लगाए जाए वहाँ पानी का बहाव अच्छा होना चाहिए ताकि पौधों के पास पानी जमा ना हो। पानी के बेहतर बहाव के लिए छोटी नालियाँ भी बनाई जा सकती है। जुलाई में सुपारी की खेती करना बेहतर होता है। खाद के लिए गोबर की खरीद या फिर कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें तो इसमें अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि सुपारी के पेड़ से फल तभी तोड़ें जब उसका 3/4 हिस्सा पक जाए। जब बाजार में सुपारी अच्छी कीमत में बिकती है, इसे करीब 400 से 700 रुपए प्रति किलो आसानी से बेचा जा सकता है। ऐसे में अगर एक पेड़ में सुपारी की खेती की जाए तो फिर बम्पर मुनाफा कमाया जा सकता है। पेड़ों की संख्या के हिसाब से मुनाफा करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये पेड़ करीब 70 साल तक मुनाफा देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल चुनाव के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। इससे पहले वे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से फिर से वे सड़क मार्ग से रायबरेली की रवाना हुए। रायबरेली पहुंचने से पहले ही जिले की सीमा पर स्थित चुरुआ हनुमान मंदिर में उन्होंने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे सीधे भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद ये राहुल गांधी का पहला रायबरेली का दौरा है। रायबरेली में वे कांग्रेस पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ भी बैठक भी की, जहां राहुल गांधी अपने क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी ली। रायबरेली जाने के बाद राहुल गांधी यहां पर शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिजनों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि हाल ही में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उनकी मां और फिर पत्नी ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया था। शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी और फिर मां के द्वारा सम्मान प्राप्त करने का वीडियो भी काफ़ी तेजी के साथ वायरल हुआ था। ऐसे में अब राहुल गांधी भी शहीद की पत्नी और फिर मां से मुलाकात किया है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। फरमान यह है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब चालू करने को लेकर निर्देश दिया है। जब बिहार के सरकारी विद्यालयों में स्थापित आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब में अब हर दिन छात्र छात्राओं की पढ़ाई होगी। इसे लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। जब सभी आईटी लैब को संचालित करने के लिए विज्ञान शिक्षकों को पहले से ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह निर्देश के मुताबिक प्रारंभिक विद्यालयों की आईसीटी लैब के कक्षा में प्रतिदिन कम से कम 50 विद्यार्थी शामिल हैं। दूसरी ओर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आईसीटी लैब में चलने वाली कक्षा में प्रतिदिन कम से कम 100 छात्र छात्रा बैठेंगे। अपर मुख्य सचिव के निर्देश के मुताबिक आईसीटी लैब में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के प्रगति का प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा। आईसीटी लैब वाले सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि छात्र छात्राओं के बीच लैब में पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप बिहार के रहने वाले और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी वाली खबर है। खुशखबरी वाली खबर ये है कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करके भी पैसा कमा सकते हैं और इसमें बिहार सरकार 40% सब्सिडी देती है ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए। आपको बता दें कि ज़्यादातर किसान फलों और फिर फूलों की खेती पर जोर दे रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए बागवानी करके अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए विदेशी फलों की खेती एक बेहतर विकल्प बन करके सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। जब बिहार सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए किसानों को 40% अनुदान दे रही है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार बिहार के किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के अंतर्गत इसकी खेती करने वाले किसानों को अनुदान दे रही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 7,50,000 रुपए तय की गई है। इस योजना के तहत इस फ्रूट की खेती करने पर किसानों को 40% यानी कि 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार इस फल की खेती करने के लिए किसानों को इसलिए अनुदान दे रही है क्योंकि ड्रैगन फ्रूट कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये एक कैक्टस प्रजाति का पौधा होता है और फिर इसका सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कैंसर और फिर मधुमेह जैसे खतरनाक रोगों को भी दूर रखने में मदद करती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसी विशेष वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। जब किसान इस फल की खेती सामान्य तापमान और फिर सामान्य वर्षा के बीच भी आसानी से कर सकते हैं। इसकी फसल एक सीजन में ही 3 बार फल देती है और एक पौधा लगभग
45 से 50 फलों का उत्पादन करता है। यदि कोई भी 1 एकड़ खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है तो फिर आसानी से 8 से 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकता है, जहां इसके पौधे की एक बार बुआई के बाद किसान 18 से 20 वर्षों तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 5,36,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में 1275 अभ्यर्थी सफल हुए। सफल अभ्यर्थियों में 822 पुरुष, 450 महिला और फिर 3 ट्रांसजेंडर शामिल है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा में 7623 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 10 से 19 जून के बीच सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की जाँच की थी। वेरिफिकेशन के दौरान 6788 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे। इसके बाद अंतिम चरण के लिए 3727 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अब परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें से 1275 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। दोस्तों, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज की कीमतों में ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब बीएसएनएल की चांदी हो गई है। जहाँ बीएसएनएल में लोग अपना सिम को पोर्ट करा रहे हैं, अपने नंबर को पोर्ट करा रहे हैं। आपको बता दें कि निजी कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद बीएसएनएल के अच्छे दिन आए हैं। बीएसएनएल के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ गई है। जब सोशल मीडिया पर हर रोज बीएसएनएल ही ट्रेंड कर रहे हैं और लोग निजी कंपनी के बहिष्कार की मांग भी कर रहे हैं। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के प्लान महंगे होने के बाद कुछ सर्किल में बीएसएनएल के सिम की बिक्री में 3 गुना तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा लाखों यूजर्स ने बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट कराया है। यह सोशल मीडिया पर हर रोज बीएसएनएल ही ट्रेंड कर रहे हैं और लोग निजी कंपनियों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। एयरटेल, जियो और फिर वोडाफोन आइडिया के प्लान महंगे होने के बाद कुछ सर्किल में बीएसएनएल के सिम की बिक्री में 3 गुना इजाफा हुआ है। इसके अलावा लाखों यूजर्स ने बीएसएनएल में अपना सिम को पोर्ट करा दिया है। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं, उसके बाद बीएसएनएल के सिम की बिक्री भी 3 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी में भी 2.5 गुना तक इजाफा हुआ है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार झारखंड सर्किल के धनबाद और में हर रोज बीएसएनएल के 500 सिम बिक रहे हैं, जब पिछले महीने ये आंकड़ा हर रोज 150 का था। इसके अलावा महज 6 दिन में बीएसएनएल के 2500 नए ग्राहक बने हैं। भारत का सबसे बड़ा पैसा वाला मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। जब प्री वेडिंग इवेंट के बाद अब सभी को वेडिंग का इंतजार है। सभी मेहमानों को शादी के कार्ड बांट चुके हैं। ये कार्ड अपने आप में खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसकी शादी की बात क्यों कर रहे हैं, खास करके उनकी कार्ड की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दो कि इसकी कार्ड का है। तो आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के बेटे के कार्ड का कनेक्शन बिहार से है, बिहार के भागलपुर से। वो कैसे, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि सोने चांदी से जड़े लगभग 6 लाख रुपए के कार्ड पर बिहार की बेटी माधवी मधुकर की आवाज गूंज रही है। जहां कभी इंडियन आइडल में रिजेक्ट हुई माधवी की प्रतिभा को अंबानी परिवार ने पहचाना है। जब नीता अंबानी को उसकी आवाज काफी पसंद आई, उन्होंने माधवी से संपर्क किया। भागलपुर की माधवी को जब इस मंत्र के लिए पहला मेल आया तो फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि ये फेक मेल है। माधवी ने अपने मंत्र के लिए अंबानी परिवार से कोई भी फीस नहीं ली है। माधवी ने बताया है कि उन्हें एक मेल आया जिसमें उनके गाए गए मंत्र को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के कार्ड और विवाह के दिन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी गई थी। उन्होंने जब ये मेल देखा तो फिर उन्हें फ्रॉड लगा। इस कारण उन्होंने इस मेल को इग्नोर कर दिया। अगले दिन उनके किसी टीम मेंबर ने भी कहा कि किसी कॉन्सर्ट के लिए कॉल आएगा। जब माधवी ने कॉल रिसीव किया तो फिर बोला गया है कि वह रिलायंस की तरफ से बोल रहा है। जब माधवी को लगा कि रोज की तरह ही कोई रिलायंस जियो को लेकर के कंपनी की तरफ से कॉल आया होगा, शायद कर रहा होगा, फिर आगे बात करने पर उन्होंने बताया है कि वे मुकेश अंबानी की टीम से बोल रहे हैं। जब माधवी का गाया विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र नीता अंबानी को काफी पसंद आया था और उन्होंने अपने घर के पुरोहितों से भी इसके बारे में बात की। इसलिए वे माधवी से शादी के कार्ड और फिर विवाह में वरमाला से लेकर के सिंदूर दान तक उनके गाए गए मंत्र को इस्तेमाल करने की परमिशन चाहते हैं। माधवी को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। फिर उन्होंने उनके टीम मेंबर से पूछा है कि आखिर वे लोग उन तक कैसे पहुंचे। तब उन्होंने बताया है कि वे लोग ऐसे ही किसी मंत्र की तलाश में इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे कि अचानक माधवी का गाया मंत्र दिखा। जब माधवी के हाँ करने के बाद अंबानी परिवार की ओर से माधवी को उनके गीत के लिए पैसे का ऑफर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने सम्मानपूर्वक इनकार कर दिया। माधवी ने कहा कि ये पुण्य का काम है और किसी भी धर्म के काम के लिए
उनका नाम, उनका गाया गया मंत्र इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, हम पैसे नहीं लेंगे। माधवी ने बताया है कि इस विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र की खासियत ये है कि इसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम। उन्होंने इस मंत्र को करीब 2 साल पहले गा करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। आधे घंटे इस मंत्र के कुछ भाग को ही शादी के कार्ड में इस्तेमाल किया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जहां बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे बिहार विधानसभा में जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएंगे तो फिर हमको जो पसंद होगा हम वो नारा लगाएंगे, उनके खिलाफ काउंटर एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि ये कोई बात है क्या? उन्होंने कहा कि ये कोई बता दे कि किस संविधान में किस पैरा में लिखा है कि किसी की हमदर्दी में जय बोलना उनका नुकसान होता है। जय बोलने से देशभक्त होता है और फिर किसी दूसरे के लिए जय बोलना दिया जाए तो फिर उसकी देशभक्ति खत्म हो जाती है, क्या उसकी नागरिकता में आंच आ जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को मिर्ची लगी हुई है। जब फिलिस्तीन के इतिहास को पढ़ो, जहां भारत हमेशा से खड़ा रहा है। आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, ये एक सेक्युलर देश है। हजारों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों लोग मर गए। बिहार विधानसभा में अगर कोई भी हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएगा तो फिर मुझे जो पसंद आएगा मैं वो नारा लगाऊंगा। अगर वो लगाएंगे तो फिर हम भी जो पसंद होगा हमको भी हम वो भी वो नारा लगाएंगे। उनके खिलाफ काउंटर एक्शन होगा। अख्तरुल इमान ने कहा कि भाजपा के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार को अपने विवेक से वोट करें। देश को पाकिस्तान और फिर चीन से ज्यादा भाजपा से खतरा है। जहां हमारे लोग विवेक रखते हैं जो कि भाजपा के खिलाफ सही उम्मीदवार होगा उसे वोट करेंगे। देश को पाकिस्तान और चीन से उतना नुकसान नहीं पहुंच रहा है जितना सांप्रदायिकता से पहुंच रहा है। जब सरकारी संस्थान बर्बाद हो रहे हैं, देश के लोगों का शोषण हो रहा है। वे जदयू को और राजद के अलावा और भी प्रत्याशी हैं जो कि जिसे बेहतर है समझें और वोट करें। दोस्तों, कटिहार के नवनिर्वाचित सांसद तारिक अनवर 5 दिवसीय दौरे पर है। उनके लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में मंगलवार को भी धन्यवाद यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा में सांसद तारिक अनवर ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि समेली प्रखंड की मुख्य समस्या जल जमाव, बिजली, सड़क, पुल, डुमर, छोहार, मुरादपुर, पश्चिमी चांदपुर के कोसी नदी पर रिंग बांध का निर्माण, डिग्री कॉलेज का स्थापना, मिल्की गाँव में अस्पताल का निर्माण, किसानों को खेतों तक बिजली, NH31 पर पशु चिकित्सा अस्पताल भवन, बार कटाव विस्थापन, समेली और फिर कई सारे ऐसी समस्या हैं जिसको हमको काम करना है। अब एक कॉल पर जल जमाव की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप पूर्णिया के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको मात्र एक कॉल करने की देरी है जो कि आपकी जल समस्या खत्म हो जाएगी, जल जमाव की समस्या। जहां अगर आप पूर्णिया शहर में रहते हैं और शहर में जल जमाव की कहीं भी समस्या दिखती है तो आपको बस एक कॉल करना होगा। आपको बता दें कि पूर्णिया शहर में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है। जब थोड़ी सी बारिश में शहर के कई इलाके जल जमाव की स्थिति में पैदा हो जाती है। शहर के कई इलाके मानसून के सीजन में डूबे रहते हैं। ऐसे में निगम ने शहरवासियों की इस चिर परिचित समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है। अब सिर्फ एक कॉल पर लोगों को जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगा। इसके लिए नगर निगम ने सभी 46 वार्डों के लिए एक टोल फ्री नंबर 06454 35 20 74 जारी किया है, जो कि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। मेयर विभा कुमारी ने खुद इसकी जानकारी दी है। यह सीजन मानसून का है। ऐसे में बारिश शुरू होते ही शहर के कतमा टोला, लाइन बस्ती, नवरत्न हाता, सिपाही टोला, पूर्णिया कॉलेज रोड जैसे दर्जनों इलाकों में बारिश होते ही जल जमाव की समस्या पैदा हो जाती थी। वहीं पर भट्टा बाजार और फिर खीरू चौक जैसे इलाके में रोड पर पानी बहता हुआ दिखाई देता था। ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खबर सहरसा से सामने आई है। सहरसा में जल जमाव की समस्या को दिखाने के लिए एक युवा ने रील्स का सहारा लिया। दरअसल युवक ने नगर निगम क्षेत्र के बाईपास रोड लक्ष्मीनिया सड़क पर जमा हुए पानी के बीच में जाकर के रील्स बनाया। इसको देख करके सड़क पर जाम लग गया और फिर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। युवक के कारनामे को देख करके सभी हैरान थे। जानकारी के अनुसार युवक का नाम गोलू कुमार है और फिर वह सदर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। वहीं लगातार बारिश होने से नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहने पर युवक ने जागरूकता फैलाने के लिए जमा पानी में स्विमिंग पूल बना करके रील्स बनाया है। जब गोलू कुमार की माने तो सहरसा में जल जमाव की काफी समस्या है। इस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है, इसलिए समस्या को ऐसे उठाया कि रील बना सके और वायरल हो सके, जिससे इस ओर ध्यान दिया जा सके। गोलू ने आगे कहा कि वह भी कई बार पानी में गिर चुका है। युवक के इस कारनामे को देख करके आम लोगों ने भी तारीफ किया है।
खबर बिहार के वैशाली से सामने आई है। वैशाली जिला के लालगंज महावीर चौक पर एक बहू अपने 2 बच्चे को लेकर के सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सास, ससुर और देवर उसे ससुराल में घुसने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद बहू ने अपने 2 बच्ची के साथ घर के आगे 3 पुल्ली चौक मेन रोड पर बांस बल्ला डाल करके सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही लालगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच करके समझा बुझा करके जाम हटाया। वहीं पर ससुर और बहू को पुलिस लालगंज थाना पर ले गई तथा दोनों को समझाने बुझाने पर पुलिस लगी हुई है। वहीं पर महिला ने आरोप लगाई है कि वे अपने मायके से कल शाम में ससुराल पहुंची, जिसके बाद उसके ससुर, सास, देवर के द्वारा उसे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद रात भर वे सड़क पर 2 बच्ची को लेकर के रही है। जब सुबह में वे इंसाफ पाने के लिए सड़क जाम कर दी। वहीं पर इस महिला के ससुर चंद्रेश्वर राय ने बताया है कि उनके 3 पुत्र हैं, जिसमें से एक पुत्र जो कि महिला के पति हैं गुड्डू राय, उसे वार्ड संख्या 16 का भूमि घर बनाने के लिए दिया गया है। वहीं पर दूसरे पुत्र को कहीं और तथा तीसरे पुत्र को अगरपुर स्थित घर दिया गया है। ये बंटवारा 2023 में हो गई है, जिसके बाद इस महिला के द्वारा घर ना बना करके पुश्तैनी घर में ही रहने की बात कही जा रही है, जिसे नाराज ससुर और महिला को अपने घर से ही निकाल दिया है और घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि आज 10 जुलाई को रुपौली में उपचुनाव होना है और आज उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव को लेकर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि रुपौली में राजद विधायक की भारी मतों से जीत होने वाली है। रुपौली की जनता राजद उम्मीदवार बीमा भारती के साथ है। वहीं पर इस दौरान उन्होंने भाजपा पर बड़ा प्रहार किया है। भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को अंग्रेजों का चेला बताया है। उन्होंने कहा है कि जब अंग्रेजों से देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब साथ लड़ रहे थे। तब यही जनसंघ वाले ना अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। अंग्रेजों का नीति था फूट डालो राज करो, तो फिर इसी के ना चला है ये बीजेपी वाले लोग। तो इसलिए चच्चा को कभी अंदर, कभी भतीजा को बाहर, कभी भतीजा को अंदर, तो फिर चच्चा को बाहर से नीति रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बीजेपी से हर आदमी को बचना चाहिए। वहीं पर सरकार में हो रहे बदलाव को लेकर के भाई वीरेंद्र ने कहा है कि ये सब बीजेपी की चाल है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार से दुश्मनी लेने वाले बयान पर भाई वीरेंद्र ने कहा है कि किसी से कोई भी दुश्मनी से नहीं लेना चाहते हैं। जब पार्टी का मामला है, लालू प्रसाद के साथ सबके रिश्ते बने हुए हैं। वहीं भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की जीत होगी और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, सब समझती है। लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। जहाँ नौजवानों को नौकरी देंगे, सबको आशा है, विश्वास है और तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। बिहार पुलिस ने 2 लाख रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मंगलवार को बताया है कि ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना को बिहार पुलिस ने समय रहते हुए नाकाम कर दिया। जहां एक्टिव पुलिसिंग के तहत बिहार एसटीएफ, सहरसा, बेगूसराय एवं समस्तीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार को ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना बना रहे कुल 5 अपराधियों को सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जहाँ गिरफ्तार अपराधियों में समस्तीपुर जिले के 2 लाख का इनामी अपराधी मनीष कुमार एवं उनके अन्य 4 सहयोगी शामिल है। अपराधियों द्वारा बताए गए ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5 पिस्तल एवं 2 कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध बिहार एवं पश्चिमी चंपारण के विभिन्न थाना में डकैती, लूट, रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी पुतिन के साथ एक इलेक्ट्रिक कार में सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और फिर पीएम मोदी बगल वाली सीट पर बैठ करके राइड का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। एक बेहद छोटी कार है जो शायद 2 लोगों के बैठने के लिए ही है। ये वीडियो पुतिन के सरकारी आवास का बताया जा रहा है। जब पुतिन ने सोमवार रात मॉस्को के बाहर इलाके में स्थित अपने सरकारी आवास नोवो ओग्रियो पर पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। जब पुतिन ने मॉस्को के बाहर इलाके में स्थित सरकारी आवास पर सबसे पहले पीएम मोदी के साथ चाय पी। इसके बाद दोनों नेताओं ने डिनर किया। इस बीच ही पुतिन ने पीएम मोदी को अपना घर दिखाया। इस दौरान ही पीएम मोदी और पुतिन इलेक्ट्रिक कार में बैठे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए सोमवार को रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। ये यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के बाद मोदी की पहली यात्रा है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सरकारी आवास पर एक निजी मुलाकात के तहत स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रगति के वास्ते किए गए कार्यों के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की। यह सरकारी समाचार एजेंसी
डिप्लोमेसी के तहत की रिपोर्ट्स के मुताबिक आवास पर अनौपचारिक बैठक के दौरान पुतिन ने मोदी से कहा कि मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। यह मुझे लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके कई वर्षों के काम का नतीजा है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि आपके अपने विचार हैं, आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं जो भारत और भारतीय लोगों के हित में परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है। पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और लोग इसे महसूस भी कर सकते हैं। मॉस्को के बाहर सरकारी आवास पर चाय के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनौपचारिक बैठक के दौरान मोदी ने अपने देश में हुए हालिया चुनाव को याद करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का फिर से मौका दिया है। आपको पता है कि बिहार की एक ऐसा जिला है जहां पर दिन में नहीं बल्कि रात में शिक्षा विभाग का दफ्तर चलता है। रात 10 बजे निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाती हैं डीओ। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के सारण में शिक्षा विभाग का कार्यालय दिन में नहीं बल्कि रात में चल रहा है। अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक सभी शाम 6 बजे से लेकर के अगली सुबह 6 बजे तक काम करते हैं। सुनने में ये आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% सत्य है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विधानंद ठाकुर हर रोज रात को जिले के सभी प्रखंडों की बीआरसी का निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं। कई जगहों पर तो वे खुद बैठ करके अपने निर्देशन में काम करवाते हैं। जहाँ एक तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस काम की हर तरफ सराहना हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ कर्मचारियों और फिर अधिकारियों के परिवारों को इस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। पूरे बिहार में शिक्षा विभाग सभी स्कूलों में नामांकित बच्चों का डाटा उनके आधार कार्ड के साथ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज कर रहा है। इस मामले में सारण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और फिर ये 38वें स्थान पर था। जिले की काफी फजीयत हो रही थी, अधिकारी की क्लास लग रही थी। सबसे निचले पायदान पर होने के कारण जिले के अधिकारियों को अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खुद स्थिति को सुधारने के लिए कमर कस ली है और हम नहीं सोएंगे तो आप भी नहीं सोएंगे की तर्ज पर शाम 6 बजे के बाद काम करने का फैसला किया, जिसका नतीजा सामने आया है और सारण नीचे से 10 पायदान ऊपर आ गए हैं, यानी कि 28वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार में अब तक 2,92,77,714 कार्ड बन गए हैं। जहाँ 23 सितंबर 2018 से 30 जून 2024 तक 11,34,332 कार्डधारियों में राज्य और फिर बाहर के 934 अस्पतालों में फ्री में इलाज कराया है। इलाज के लिए 1,13,15,83,506 रुपए का भुगतान किया है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार बिहार के आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज पर रोजाना औसतन 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। राज्य स्तर के अस्पताल में इलाज के लिए क्लेम का भुगतान 15 दिनों के अंदर हो जाता है। दूसरे राज्यों के अस्पताल में इलाज की राशि का भुगतान 30 दिनों के अंदर होता है। जब भुगतान बकाया का राष्ट्रीय औसत 18% है, जबकि बिहार में बकाया 3% है। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का दामन थाम लिया है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। जहां वर्मा को लेकर के कई तरह के सियासी अटकलें लगाई गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जेडीयू में शामिल होने वाले अधिकारियों का क्या होता है? तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी में पिछले 14 साल में 5 बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए, जहाँ लेकिन किसी को भी पूर्ण रूप से राजनीतिक मुकाम हासिल नहीं हो पाया। 1-2 ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी ने पद जरूर दिया, लेकिन आखिर में उनकी भी छुट्टी कर दी गई। कभी जेडीयू ज्वाइन करने वाले दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स वर्तमान में या तो घर बैठ गए हैं या फिर भजन गा रहे हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि साल 2020 में वीआरएस लेकर के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा था। गुप्तेश्वर पांडे की बिहार में 62 सीट से चुनाव लड़ने की उस वक्त चर्चा थी। हालांकि आखिरकार वक्त में नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। गुप्तेश्वर पांडे इसके बाद राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन जेडीयू के भीतर उनकी दाल यहाँ भी नहीं गली। आखिर में गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति को ही अलविदा कह दिया। गुप्तेश्वर पांडे इसके बाद भागवत कथा कहने लगे।